Hello guys, how are you? In today's session, we shall know about the background of the lesson The Last Lesson, written by the French novelist and story writer Alphonse Daudet. The chapter The Last Lesson उन दिनों में सेट है जब 1870 में फ्रांस और प्रशिया में युद्ध चल रहा था। फ्रांस की कमान नेपोलियन तृतीय के हाथों में थी और प्रशिया, जिसे हम प्रशा भी कहते हैं, जो कि उन दिनों जर्मनी का ही एक राज्य हुआ करता था और अब वर्तमान में जर्मनी के देश पोलैंड और ऑस्ट्रिया हैं। तो इस प्रकार प्रशिया की कमान ऑटो वॉन बिस्मार्क के हाथ में थी। उस समय जब स्पेन की रानी इजाबेला के बाद प्रशा का राजकुमार स्पेन की गद्दी पर बैठा, तो फ्रांस ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से 1870 में प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और अपनी सेनाएं जर्मन सीमा की ओर बढ़ा दी। दूसरी तरफ यह चुनौती केवल प्रशा के द्वारा ही स्वीकार नहीं की गई, वरन जर्मनी के सभी राज्यों द्वारा स्वीकार की गई और इस प्रकार जर्मनी की सेनाओं ने फ्रांस की सेनाओं को हरा दिया और फ्रांस के अल्सास तथा लॉरेने के कुछ प्रांतों पर प्रशा का आधिपत्य हो गया और इस तरह से जर्मनी की सेना का फ्रांस पर आधिपत्य स्थापित हो गया। कुछ हिस्से पर जर्मनी की सेना ने फ्रांस की सीमा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। नाउ इम्पैक्ट ऑफ फ्रांको-प्रशा वार। The prose The Last Lesson, written by Alphonse Daudet, narrates about the year 1870. गद्यखंड द लास्ट लेसन, जो कि अल्फोंसे डाउटेट के द्वारा वर्णित है, 1870 वर्ष की व्याख्या करता है जब प्रशा की सेनाओं ने बिस्मार्क के आदेश पर फ्रांस पर अटैक किया था, आक्रमण किया था और फ्रांस के कुछ हिस्से को अपने अधीन कर लिया था। The French districts of Alsace and Lorraine went into Prussia hands. फ्रांस के जिले अल्सास और लॉरेने प्रशा के हाथों चले गए थे। The new Prussian rulers discontinued the teaching of French in the schools of these districts. इन जिलों के अर्थात अल्सास और लॉरेने जिले के जो विद्यालय थे जहां पर फ्रेंच भाषा का शिक्षण होता था, उसको बंद करवा दिया। किसने? प्रशा के शासकों ने। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव, और फ्रांस के शिक्षकों से वहां से जाने के लिए कह दिया गया। Now, summary of the lesson. The author conveys two messages through this lesson. First is, पहला है वार का इम्पैक्ट कॉमन लोगों की लाइफ पर क्या होता है, और दूसरा अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या होती है। द चैप्टर द लास्ट लेसन की शुरुआत होती है जब फ्रांज, जो कि इस कहानी का नरेटर है और एक बालक है, अपने स्कूल जा रहा होता है। वह आज स्कूल के लिए लेट है। उसके शिक्षक एम हेमेल ने उसे होमवर्क दिया था कि वह पार्टिसिपल अर्थात कृदंत क्रियाएं पढ़कर आए, परंतु लेखक अर्थात फ्रांज ने इस होमवर्क को नहीं किया था। क्षण भर के लिए तो वह सोचता है कि वह विद्यालय न जाए और सुहावने दिन का मनोरंजन करे, परंतु उसके अंदर इस प्रलोभन का विरोध करने की क्षमता थी, अतः वह जल्दी से विद्यालय की ओर चल पड़ता है। जब वह टाउन हॉल के सामने से जा रहा होता है तो उसने नोटिस बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ देखी और सोचने लगा कि क्या बात हो सकती है। जब वह स्कूल के कंपाउंड में पहुंचा तो स्कूल का वातावरण एकदम शांत था, जैसे कि रविवार के दिन शांत रहता था। इस तरह से विद्यालय का
वातावरण बिल्कुल शांत था। जब फ्रांज अपनी कक्षा के सामने पहुंचा तो वह अपनी सीट पर जाने के लिए बहुत भयभीत था, क्योंकि उसने सोचा था कि वह एम हैमेल के द्वारा डांटा जाएगा। परंतु इसके विपरीत एम हैमेल ने फ्रांज से बड़ी विनम्रता से सीट पर बैठने को कहा। आज एम हैमेल फ्रांज के शिक्षक ने हरा कोट, फ्रिल्ड शर्ट और काली कढ़ाई वाली टोपी पहनी हुई है, जिसे वह केवल निरीक्षण व पुरस्कार बांटने के दिन ही पहनते थे। जब फ्रांज सीट पर बैठ गया तो उसने बैक बेंच पर बूढ़े हाउजर, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और कई अन्य लोगों को बैठे देखा। फ्रांज इन सभी को अपनी कक्षा में बैठा देखकर बहुत हैरान होता है कि तभी एम हैमेल ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक फ्रेंच शिक्षक के रूप में उनका आखिरी दिन था। उन्होंने बताया कि बर्लिन से एक नया आदेश आया है और अब अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि कल जर्मन के नए शिक्षक आने वाले हैं। अब फ्रांज को गहरा अफसोस हो रहा था कि यह उसका आखिरी फ्रेंच का पाठ था। यद्यपि फ्रेंच उसकी मातृभाषा थी, फिर भी वह उसे पढ़ या लिख नहीं पा रहा था। फ्रांज अपने शिक्षक के लिए बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था। अब वह जानता था कि उसके अध्यापक ने आखिरी पाठ के सम्मान में अपने विशेष कपड़े पहने थे और सभी गांव वाले वहां उन्हें सम्मान देने के लिए वहां बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद फ्रांज की बारी थी कि वह पार्टिसिपल्स पर सवाल का जवाब दे। फ्रांज चाहता था कि वह बिना रुके प्रश्न का उत्तर दे सके, परंतु बीच में रुक गया और सिर झुकाकर अपनी सीट पर खड़ा रहता है। तब एम हैमेल ने उसे बताया कि वह उसे डांटने नहीं वाला, क्योंकि वह जानते थे कि अल्सास में लोग हमेशा सीखने को कल पर टालते रहते हैं और उन्हें इसके लिए खुद को दोषी मानना होगा। उन्होंने कहा कि प्रशा के लोग हमसे इस बारे में सवाल करेंगे कि हम खुद को फ्रेंच कैसे कह सकते हैं, कि हम खुद को फ्रांसीसियन कैसे कह सकते हैं जब हम अपनी भाषा को सही ढंग से बोल या लिख भी नहीं सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि फ्रांज के माता पिता एवं खुद एम हैमेल का भी इसमें दोष है, क्योंकि उन्होंने उसे अन्य चीजें करने के लिए भेजा था जब उसे पढ़ना चाहिए था। फिर उन्होंने अपनी स्पष्टता और तर्क के लिए फ्रेंच भाषा की प्रशंसा की और बताया कि भाषा कैसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गुलाम लोगों के लिए भाषा एक चाबी के समान होती है, जिसे वह अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आदमी अपनी भाषा से जुड़ा रहता है, उसके पास अपनी आज़ादी की चाबी होती है। उसके बाद उन्होंने व्याकरण की किताब से एक पाठ पढ़ना शुरू किया। फ्रांज यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया था कि उसे यह पाठ कितने स्पष्ट रूप से समझ आ रहा था। इस बात से वो बड़ा ही आश्चर्यचकित था कि वह पाठ उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ आ रहा था जो मिस्टर एम हैमेल पढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एम हैमेल चाहते थे कि वह उस एक पाठ में अपना सारा ज्ञान बांटते। व्याकरण के बाद बच्चों ने नई किताबों पर लिखना शुरू कर दिया, जो उन्हें एम हैमेल ने लाकर दी थी और जिस पर बहुत खूबसूरती से फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था।
अब हर कोई लिखने में इतना व्यस्त था कि उन्होंने कुछ बीटल्स और कबूतरों पर भी ध्यान नहीं दिया। फ्रांज सोच रहा था कि क्या प्रशिया के लोग कबूतरों से भी जर्मन भाषा में गवाएंगे। फ्रांज ने देखा कि एम हमेल एकदम स्थिर बैठकर कक्षा में सब कुछ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने दिमाग में सब कुछ बसा लेना चाहते थे, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़ना था और उनकी बहन ऊपर कमरे में ट्रंक पैक कर रही थी। लिखने के बाद उन्हें इतिहास का पाठ पढ़ाना था। अब बूढ़ा हाउजर खड़ा हुआ और उसने चश्मा पहन लिया और प्राइमर पढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसकी आवाज कांप रही थी। कमरे में हर कोई एक ही समय में हंसना और रोना चाहता था। जैसे ही 12 बजे एक ही समय में प्रार्थना और प्रशियन सैनिकों की ड्रिलिंग की आवाज आने लगी। एम हमेल खड़े हुए और बोलने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनका गला घुट रहा हो और वह एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे हों। इसलिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड की ओर अपना रुख किया और चाक का एक टुकड़ा लिया और जितना बड़ा हो सकता था लिखा, वाइवा ला फ्रांस। फिर वह दीवार के सहारे झुक गए और अपने हाथ से एक इशारा किया कि क्लास खत्म हो गई है, आप जा सकते हैं। Thus, it was the summary of the lesson, the last lesson.